Hello everybody, my name is Pankaj Godwani. I'm a mentor with CLAT Prep. Students, आप सब लोगों ने CLAT Prep Olympiad 2021 लिख लिया है एंड आपने सारे सेक्शंस देख लिए होंगे. यहाँ पर इस सेशन में हम लोग इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन है उसको एनालाइज करेंगे. थ्रू दिस सेक्शन आई इंटेंड टू हेल्प यू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस जो अगर आप करते तो शायद आपका जो स्कोर है प्रेजेंट स्कोर से ज़्यादा होता. यहाँ पर आपने देखा होगा कि ओवरऑल आपके पास 4 पैसेजेस थे, राइट. ऑन दोज 4 पैसेजेस यू हैड 30 क्वेश्चंस. अब आपने ये भी देखा होगा कि सारे के सारे पैसेजेस जो थे वो सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के नहीं थे. कुछ पैसेजेस इजी थे, कुछ पैसेज कोई पैसेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था. सो अगर आपको ये पता चल जाता कि ये पैसेज मुझे पहले करना है, ये पैसेज मुझे बाद में करना है, ये क्वेश्चन शायद करने लायक है, ये क्वेश्चन शायद छोड़ने लायक है, या फिर इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आई थिंक आप एक प्रॉपरली अपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून कर पाते. एंड अगर स्ट्रैटेजी वहाँ पे फाइन ट्यून हो जाती है तो आपका स्कोर जो है वो बूस्टअप होता ही है. सो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस. आई टेक यू थ्रू ऑल 4 पैसेजेस वन बाय वन एंड आई डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस ऑन दोज पैसेजेस. लेट्स मूव अहेड. ये पैसेज जहाँ पर आप देखें कि लेंथ थोड़ी सी कम है, लैंग्वेज ईजी से मॉडरेट के बीच में क्लासीफाई की जा सकती है. मोर ओवर यहाँ पर आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए. तो अगर आप इस पैसेज को, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने सॉल्व किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स को ये पैसेज डिफिकल्ट भी लगा होगा, लेकिन अगर आप इस पैसेज के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस रखते तो आई थिंक आपका स्कोर जो है वो ग्रेटली बूस्ट होता. सो इस पैसेज को एनालाइज करने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इसका एक छोटा सा समरी भी रखा हुआ है. अगर आप देखें तो मैंने 2 पैराग्राफ्स को कुछ लाइंस में आपके लिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया है. सो फर्स्ट पैराग्राफ कहता क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ सेज इंडिया हैज हैड अ गुड रिलेशनशिप विथ यूएसएसआर एंड दिस रिलेशनशिप हेल्प्ड इंडिया ऑन various occasions, number of occasions. While no two countries share the same set of interests, there can be an alliance. तो आप देखिए लैंग्वेज किस तरीके से अनफोल्ड हो रही है. यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि 2 कंट्रीज जो है वो सेम सेट ऑफ इंटरेस्ट्स जो है वो शेयर नहीं करती है, लेकिन फिर भी उनके बीच में अलायंस बन सकता है. एंड इसी का ही एग्जांपल आपको यूएस एंड इजराइल के बीच में दे रखा है, जो रिलेशनशिप यूएस एंड इजराइल शेयर करते हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ अ 3-way एक्सेस बिटवीन इंडिया, यूएस एंड इजराइल कैन नॉट बी रूल्ड आउट. सो अभी तक आपको ऑथर ने ये बताया कि सेम सेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी 2 कंट्रीज शेयर नहीं करती है, लेकिन despite the fact that they don't share same set of interests, उनके बीच में अलायंस हो सकता है. एंड फिर ऑथर इस पर्टिकुलर अलायंस से मूव कर गया रिलेशनशिप अमंग इंडिया, यूएस एंड इजराइल. सो यहाँ पे अगर सेकंड पैराग्राफ देखें तो ऑथर आपको बोल रहा है all 3 India, United States and Israel have been terror targets in the world. While New Delhi can say that these strikes against India have not been given due importance by the US and Israel, it is only a matter of time. तो आपको ये बताया गया है कि इंडिया, यूएस एंड इजराइल ये तीनों के तीनों टेररिस्ट टारगेट्स रहे हैं, टेरर टारगेट्स रहे हैं. एंड ये भी एक फैक्ट है कि अभी तक जो इंडिया में टेरर स्ट्राइक्स जो हुई है उनको यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल में डाउन प्ले किया गया है. बट फिर ऑथर ने वापस अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया. ऑथर ने आपको कहा कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट दिस परसेप्शन टुवर्ड्स इंडिया चेंजेस. एंड पोस्ट 9/11 अटैक्स इन द यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स का परसेप्शन है टुवर्ड्स इंडिया वो चेंज हुआ है. ऑल्दो इजराइल हैज, फिर आगे ऑथर आपको बता रहा है कि इजराइल हैज ऑलवेज बीन कीन ऑन अ क्लोज रिलेशनशिप विद इंडिया. द 2 कंट्रीज हैव स्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ द रिलक्टेंस ऑफ इंडियाज लीडरशिप. फिर आपको ये भी बताया गया है कि इंडिया एंड इजराइल के बीच में रिलेशनशिप हो सकता था, लेकिन अभी तक शायद ये 2 कंट्रीज जो हैं वो दूर दूर हैं because of reluctance of India's leadership. So ये ओवरऑल पैसेज का आपका एक मैंने एक ब्रीफ समरी आपको दिया. अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. पैसेज आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि पैसेज क्या बोल रहा है. एक बार इसके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड एनालाइज
कि उनके आंसर्स क्या हैं, एंड आपने हो सकता है कोई और अगर आंसर मार्क किया हो तो क्या गलती हुई है आपसे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मेन बेसिस फॉर अ 3-way स्ट्रेटेजिक एक्सेस इन्वॉल्विंग इंडिया, इजराइल एंड द यूएस. तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है जो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा. यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस. डायरेक्ट क्वेश्चन था. इसका आंसर आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे की कुछ लाइंस में दिख जाता. सो मैं आपके लिए एक बार ये आंसर को जो है मार्क भी कर देता हूं सो दैट आप इसको देख पाएं. यहां से आप अपना आंसर, इन अदर वर्ड्स द क्वेश्चन वेदर देयर कैन बी अ 3-way स्ट्रेटेजिक एक्सेस इन्वॉल्विंग इंडिया, इजराइल एंड यूएस कैन नॉट बी डिसमिस्ड आउट ऑफ हैंड. At the very least, there does exist a strong basis of such relationship. अब वो क्यों exist करता है वो भी आपको बताया गया है. Call it jihad, fundamentalism, plain nihilist violence, but India, Israel and the US today are the 3 leading targets of terror in the world. So what commonality do they share among themselves? कि ये तीनों की तीनों terror targets हैं. So यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? All of these countries have been the main targets of terrorism. So your answer should be B. अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है the idea that no 2 countries in the world, the big ones even less so, share identical interest has been negated by. So passage में आपको clearly ये दे रखा था that despite the fact that no 2 countries share identical interests or the same set of interests, an alliance cannot be ruled out. तो ये आपको पैसेज में दे रखा था एंड इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया था. एग्जाम्पल वाज इजराइल एंड अमेरिका कनेक्शन. सो आप देखें तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था अटेम्प्ट करने के लिए. यू सिंपली रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पैसेज एंड आपको ये आंसर क्लियरली वहाँ पे मेंशन्ड दिखता. सो मैं एक बार आपके लिए ये स्लाइड जो भी मार्किंग्स है वो क्लियर कर रहा हूँ एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज. आपको यहाँ पे एक ऑथर ने एक क्लियरली ये मेंशन करके दिया हुआ है कि ऑथर ने आपको ये मेंशन करके दिया हुआ है. आप सेकंड पैराग्राफ मिड पैराग्राफ को एक बार रीड करें. एज फॉर इजराइल इट हैज ऑलवेज बीन कीन ऑन अ क्लोज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद इंडिया. लेकिन फिर भी इंडिया एंड इजराइल they never shared a concrete bond because of the reluctance of India's leadership, right? And India's leadership reluctant क्यों थी उसका भी आंसर आपको दे रखा है. The reason that the 2 countries have stayed apart has to do with misguided reluctance on part of India's leadership to do business with the Zionist state. बात किसकी कर रहा था? बात कर रहा था इजराइल की. एंड फिर आगे आपको बोला है कि it was misguided reluctance on India's leadership, on the part of India's leadership to do business with Zionist state. तो आपको ये इन्फर करना है कि यहाँ पे इजराइल जो है वो Zionist state है. Hence your answer is Israel is a Zionist state. I hope you get your answer now. Question number 4. What do you mean by expression stood the country in good stead? अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट फ्यू लाइन्स रीड करें तो वहां से शायद आपको इसका आंसर बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा. For much of Cold War era, India enjoyed a strong military and strategic relationship with erstwhile Soviet Union. A relationship which stood the country in good stead on a number of occasions, most notably during Bangladesh War. So, ये जो आपके लिए यहाँ पे idiom use किया हुआ stood the country in good stead, इसका आपको अगर मीनिंग इन्फर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे आपको दे रखा है कि a relationship which stood the country in good stead on number of occasions. That means help was lent to India, right? So यहाँ पे आपके पास 4 options है. Lifted the country to a big place, gave the country a prestigious name, gave the country due recognition, helped the country in need. So I think आपके लिए जो most appropriate answer option है that is option D. क्योंकि वहां पे बोल रहा है a relationship which stood the country in good stead on a number of occasions, right? So आपके लिए जो correct answer है वो क्या है?
ऑप्शन डी। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे अगर बढ़े आगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ वर्ड आइडेंटिकल। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे यू नो व्हाट आइडेंटिकल मीन्स, राइट? यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में 4th लाइन में दे रखा है, so while it's true that no two countries in the world, the big ones, even the less so, share identical interests. So identical is same. अगर उसका आपको एंटोनिम ढूंढना है तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम इज अनलाइक। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, अनलाइक। बाकी सारे मीनिंग्स जो हैं वो रिलेटेड ही नहीं है इस वर्ड से किसी भी तरीके से। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड प्रिक्लूड। नाउ दिस वन इज अ ट्रिकी हियर। प्रिक्लूड का जनरली मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, लेकिन आपके सामने यहाँ पर आपने अगर आंसर की चेक की है तो प्रिवेंट इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑप्शन। प्रिवेंट सही आंसर ऑप्शन नहीं है। द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ब्लर। सो आपको ये चीज़ यहाँ पे देखनी है कि ब्लर जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन कैसा है। मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो प्रिक्लूड यहाँ पे यूज हुआ है आपके लिए पैसेज में, हम लोगों ने हाईलाइट भी करके दिया था। सो फॉर मच ऑफ द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंजॉयड अ स्ट्रॉन्ग मिलिटरी एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद erstwhile Soviet Union, a relationship which stood the country in good stead on a number of occasions, most notably during the Bangladesh War of 1971. So while it's true that no two countries in the world, the big ones, even the less so, share identical interests, this necessary divergence by itself does not preclude the possibility. Now, possibility की बात हो रही है. Possibility means chances. Chances are either slim or bright. If I talk about slim chances, that means जो possibility है वो blur out हो गई. So the correct answer option should be blur, not prevent. ठीक है? Now let's discuss question number 7. Which of the following is false in the context of passage? आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 says American view on so-called freedom struggle being waged against India and Kashmir is still against our country. अगर आप पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ें तो पैराग्राफ नंबर 2 में 3rd लाइन में दे रखा है while New Delhi can legitimately complain about how terrorist strikes against it have been deliberately downplayed, it is only a matter of time before these residual differences of perception are ironed out. मतलब कि न्यू दिल्ली बोल सकता है that United States and Israel are not, they generally downplay such incidents that take place in India. लेकिन कुछ टाइम में ये डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, परसेप्शन का जो डिफरेंस है. और ऑथर उसका आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है. एग्जाम्पल दे रहा है कि 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ है. और यहाँ पर वो बोल रहा है अमेरिकन व्यू ऑन सो कॉल्ड फ्रीडम स्ट्रगल बीइंग वेज्ड अगेंस्ट इंडिया एंड कश्मीर इज स्टिल अगेंस्ट आवर कंट्री. जबकि पैसेज तो बोल रहा है कि अमेरिका का जो स्टैंस है वो चेंज हुआ है आफ्टर 9/11 अटैक्स. इसीलिए ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स है एंड आपका आंसर है. बाकी ऑप्शंस बी सी डी अगर देखें all 3 are true in the context of passage. Israel has always longed for amity with India. ये आप कहाँ से इन्फर कर सकते हैं? Israel it has always been keen on a close long-term relationship with India. So इस particular information से आप जो पैसेज में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इससे आप इन्फर कर सकते हैं ऑप्शन बी. ऑप्शन सी बोल रहा है इंडिया मेंटेन अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा. ये आप इन्फर कर सकते हैं फॉर मच ऑफ द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंजॉयड अ स्ट्रॉन्ग मिलिटरी एंड strategic relationship with erstwhile Soviet Union. And option D, US-Israel relationship has been there for long. ये आप इन्फर कर सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में. Indeed, as the US-Israel relationship has repeatedly shown a strategic tie-up can quite easily live with. So इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आप ऑप्शन डी इन्फर कर सकते हैं. तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि इट इज ऑफन बिलीव दैट इंडिया इज फॉर्मिंग क्लोज रिलेशंस विद इजराइल एंड आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. मे प्लीज द यूएस, मे प्रूव डेंजरस फॉर एनी अदर फ्रंट, मे अर्क द इस्लामिक नेशंस, may prove detrimental for our neighbors. इसका सही आंसर ऑप्शन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी.
Now, why option C? You can read paragraph number 2, last few lines, and you'll get your answer. During the Nehru's time, in the belief that international realpolitik can be conducted on the basis of simple moral precepts, and after Nehru, in the perception that global geopolitics is a zero-sum game, a close bond with Israel must necessarily come at the expense of a larger Muslim world. So ऐसा क्यों था? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि if India has close relations with Israel, it may irk the Islamic nations, जो कि आप यहाँ से इन्फर कर सकते हैं. बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A, B and D, they are not at all related to the information given on the passage. May please the US कि अगर इंडिया और इजराइल साथ में आ जाते हैं, इट मे प्लीज द यूएस ऐसा कुछ दे नहीं रखा. मे प्रूव डेंजरस फॉर एनी अदर फ्रंट, कोई दूसरे फ्रंट की बात भी नहीं की हुई है. एंड मे प्रूव डेट्रीमेंटल फॉर आवर नेबर्स की कहीं पे बात नहीं की हुई है, रादर इस्लामिक नेशंस की बात की हुई है. इस वजह से ऑप्शन डी भी गलत है. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के आपको आंसर्स मिल गए होंगे. हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं. Question number 9, it says, what has kept away India and Israel from coming close to each other for long? इसका भी आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ लास्ट फ्यू लाइन से ही मिल जाएगा. Israel is a Zionist state whereas India is a secular nation. तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी मार्क कर सकते थे. That was rather pretty simple. ज़्यादा कुछ रीड करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी. Question number 10 says, what is the main concern of author behind writing this passage? The author wants the revival of ties between India and Russia. The author holds the Islamic world responsible for sponsoring terrorism. ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं बोल रखा है. And author wants revival of ties between India and Russia. जो ऊपर बात हुई थी वो USSR की बात हुई थी. So ये दोनों के दोनों ऑप्शंस जो हैं गलत हो गए. द ऑथर वॉन्ट्स अ वर्ल्ड वाइड फ्रंट टू एड्रेस द इशू ऑफ टेररिज्म. सी, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है कुछ लोगों को यहाँ पे टेम्प्ट कर सकती है, बट अगेन इट्स अ रॉन्ग आंसर ऑप्शन. द रीज़न बीइंग, टेररिज्म यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो डायरेक्ट फोकस टेररिज्म पे नहीं है. रादर ऑथर यहाँ पे हमको एक्सप्लेन कर रहा है कि इज़राइल और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अभी तक इतना कॉन्क्रीट क्यों नहीं हो पाया, एंड उसके ऑथर ने वहाँ पे आपको रीजंस दिए थे. तो आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन डी. द ऑथर एडवोकेट्स फॉर इंडो यूएस इजराइल रिलेशनशिप टू जॉइंटली फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर टेररिज्म डायरेक्ट फोकस में नहीं है, रादर एक अलायंस बनाने की सोच रहे हैं अमंग 3 कंट्रीज जो कि टेररिज्म का डायरेक्ट टारगेट है. एंड उनमें से 2 कंट्रीज के बीच में अलायंस क्यों नहीं बन पाया अभी तक, उसके आपको कुछ रीजंस दे रखे हैं. सो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ऑथर इज एक्चुअली एडवोकेटिंग a close relationship between India, Israel and the United States, and that is what your answer is. So इस तरीके से अगर आप देखते कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो डिसेंट अटेम्प्ट्स जो थे यहाँ पे 7 के आसपास होने चाहिए थे. 7 to 8 attempts I consider were decent enough to help you boost your score. So guys, now that you have understood these 10 questions, it is time for us to move to next passage. Now if you look at next passage is a bit tricky in nature. I won't call it difficult, I would call it tricky. Reason, ऑथर यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स में आपके लिए बैकग्राउंड बिल्डिंग कर रहा है. मतलब वहाँ पे अपना कुछ आर्ग्यूमेंट रख नहीं रहा है, वहाँ पे केवल आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है. एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बाद जब आप 3rd पैराग्राफ देखते हैं, 3rd पैराग्राफ में ऑथर का एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बिगिन होता है. सो लेट्स ट्राई. मैंने इस पर्टिकुलर पैसेज को भी आपके लिए कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है, सो दैट it'll become easier for you to identify कि इस पर्टिकुलर कौन से पैराग्राफ का मतलब क्या है. सो इफ यू लुक एट पैराग्राफ नंबर 1 में ऑथर का जो मेन कंटेंशन है, ऑथर जो आपको मेनली बताना चाहता है, प्रॉपर्टी इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. सो वो फर्स्ट लाइन में ही आपको दे रखा है. उसके बाद देखें तो प्रॉपर्टी बिगेस्ट बिजनेस क्यों है, ऑथर ने आपको ये समझा रखा है. आप एक बार रीड करें, आपको ये जरूर समझ में आएगा. व्हेन वी लुक एट
सेकेंड पैराग्राफ में ऑथर ने थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रखा है कि since it's a well-known fact that property is the biggest business in the world, yet curiously, so if you look at this particular paragraph, यहाँ पर ऑथर ने आपके लिए एक ये कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड ऐड कर रखा है, yet curiously there has been much less economic research into the property market than into stock market, bond market और foreign exchange market, कि इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी इसमें इतना कम रिसर्च क्यों है. Then author gives you multiple reasons. एक रीजन आपको दे रखा है. One reason is that until recently much of this property investment was held passively, कि पैसिवली होल्ड करते थे प्रॉपर्टीज को. उसके बाद यहाँ पे आपको एक और रीजन दे रखा है. फिर टोन जैसे यहाँ पे चेंज करके बोला, बट नाउ मेनी पीपल हैविंग लॉस्ट फेथ इन शेयर, सो दिस कैन बी अनदर रीजन कि प्रॉपर्टी में इतना कम रिसर्च क्यों था, क्योंकि पहले लोग शेयर्स वगैरह में ज्यादा बिलीव करते थे. इवन दो प्रॉपर्टी वॉज अ बिग मार्केट जहां पे लोग इन्वेस्ट करते थे, लेकिन पैसिवली होल्ड करते थे एंड मोर ओवर शेयर्स में ज्यादा बिलीव करते थे. सो दिस गिव्स यू द रीजन. एंड इफ यू लुक एट थर्ड पैराग्राफ में ऑथर ने अपना एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बिगिन किया है. सो सेकेंड पैराग्राफ का अगर मैं कंसाइज फॉर्म में आपको जिस्ट दूं तो सेकेंड पैराग्राफ का जिस्ट कुछ इस तरीके से होगा. येट नॉट मच इकोनॉमिक रिसर्च हैज बीन डन इन दिस एरिया, रीजंस पैसिव इन्वेस्टमेंट. बट द सिनेरियो इज चेंजिंग. ऑथर ने आपको यहीं से ये चीज एक्सप्लेन की थी. बट नाउ मेनी पीपल हैविंग लॉस्ट फेथ इन शेयर्स सी देयर होम एज एन इन्वेस्टमेंट. सो बट द सिनेरियो इज चेंजिंग. मैंने आपके लिए वही रखा हुआ है. एंड इफ यू लुक एट द जिस्ट ऑफ थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे ऑथर ने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, प्रॉपर्टी प्राइसेस इन मोस्ट इकोनॉमीज आर गोइंग नॉर्थ, मीन्स दे आर गोइंग अपवर्ड्स. कुछ इकोनॉमीज में property prices have risen by more than 50%, while in some economies, जैसे अमेरिका का जो एग्जाम्पल दे रखा है, property prices have risen by a modest 30%. The reason of price rise involved both fundamental and bubble-like. ऑथर अब आपको रीजन दे रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है. तो पहला उसने आपको बताया था दैट नाउ पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन शेयर्स एंड दे आर लुकिंग एट प्रॉपर्टी एज एन अट्रैक्टिव एवेन्यू टू पार्क देयर फंड्स. एंड उसके बाद फिर यहाँ पे और रीजंस आपको ऑथर दे रहा है. ऑथर क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल एंड बबल लाइक रीजंस दोनों है यहाँ पे. सो सम पीपल क्लेम, अब वहां पे ऑथर ने देखिए एक नेगेटिव टोन में आपको रीजन प्रेजेंट किया है. ऑथर बोल रहा है कि सम ऑफ द रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू बबल लाइक सिम्टम्स. तो बहुत बबल लाइक सिम्टम्स मतलब कुछ एग्जैजरेटेड फिगर्स भी हैं. अब एग्जैजरेशन क्यों है प्रॉपर्टी प्राइसेस में, यहाँ पे आपको ऑथर ने ये समझा रखा है दैट कुछ जो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में पहले डील किया करते थे, दे ट्राई टू जस्टिफाई कि नहीं यहाँ पे कोई बबल नहीं है. पैराग्राफ नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पे हाउ लॉन्ग कैन द पार्टी लास्ट, मतलब कब तक प्राइसेस बढ़ेंगे. तो कुछ लोग यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि देर इज नो बबल लाइक डील इन प्रॉपर्टी, देर आर नो बबल लाइक सिम्टम्स. फिर ऑथर उनके आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करता है. यहाँ पे देखिए ऑथर खुद बोल रहा है, बट दिस साउंड्स like the wall of money argument used to defend inflated share prices in the late 1990s. ऑथर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि बबल लाइक सिम्टम्स नहीं है प्रॉपर्टी में, ये लोग वैसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसे 1990s में जब इन्फ्लेटेड शेयर प्राइसेस हुआ करते थे तो उनको डिफेंड करते थे जो लोग, वैसे ही प्रॉपर्टी को आज डिफेंड किया जा रहा है. तो आप देखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पर्टिकुलर पैसेज जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ऑथर पहले आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बाद अपना आर्ग्यूमेंट रख रहा है. अपना आर्ग्यूमेंट भी सीधा सीधा नहीं रख रहा है, वहां पे ट्विस्ट एंड टर्न्स देके रख रहा है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ऑथर का एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है. सो मैंने आपको जो कंसाइज जिस्ट दिया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, वो यही है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस इन मोस्ट इकोनॉमीज आर गोइंग नॉर्थ. Some have risen by 50% and some have risen by modest 30%. आगे वो बोल रहा है reasons involve both fundamental and bubble like. कुछ लोग बोल रहे हैं कि bubble like symptoms नहीं है, लेकिन bubble like symptoms actually exist करते हैं. ये लोग उसी तरीके से डिफेंड कर रहे हैं जैसे 1990s में शेयर प्राइसेस को डिफेंड किया करते थे. फिर आगे ऑथर क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर्स mistakenly believed. अब
रीजन दे रहा है कि शेयर प्राइसेस की बजाय प्रॉपर्टी प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स मिस्टेकनली बिलीव दैट देयर वाज नो लिंक बिटवीन प्रॉफिट्स एंड प्राइसेस ऑफ शेयर्स, कि प्रॉफिट्स और प्राइसेस ऑफ शेयर्स में कोई लिंक नहीं रह गया। द आर्ग्यूमेंट दैट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी इज सेफर देन दैट इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी मे नॉट होल्ड ट्रू। ये ऑथर का एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है जिस पे आपको ध्यान रखना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ऑथर अपना आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रेट मैनर में प्रेजेंट नहीं कर रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ twists and turns. You need to take care of those twists. So हम लोग एक बार क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। समरी आपको इसमें समझ में आई गई होगी। So question number 1 says author finds the following facts curious. Now ये अगर आप पैराग्राफ नंबर 2 देखें, फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 1, ये सिंपली आपको बता रहा है yet curiously there has been much less economic research into property. तो आप स्ट्रेट अवे इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। The author finds fact curious, कौन सा? C is your answer, that such little economic research has been done on property market as compared to stock market, bonds and etc. ठीक है, ये आपका इसका आंसर रहेगा। If we look at question number 12, the reasons for very little economic research, ये भी आपको पैराग्राफ नंबर 2 में समझा रखा था। पैराग्राफ नंबर 2 में आपको क्लियरली दे रखा है कि इतना कम रिसर्च क्यों किया है। तो ऑथर ने वहां पे आपको इसका रीजन भी दिया था। इफ यू लुक एट दिस, फॉर मोस्ट पीपल अ होम वाज सिंपली अ प्लेस टू लिव। तो ये कहीं ना कहीं पे क्या बता रहा है, दैट इन्वेस्टमेंट इज इन प्रॉपर्टी वाज हेल्ड पैसिवली। सो ये सीधा सीधा ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रेडिशनली हेल्ड एज पैसिव एसेट एंड नॉट अ ट्रेडेबल वन। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ए। नाउ लेट्स मूव टू questions 13 and 14. Just a moment. People have started viewing their investment in a home differently than they used to view it before, mainly because of the options are home is just a place to live in. They have lost their faith in shares. Office is just a boring but necessary part of the infrastructure. Property is probably the biggest business in the world. कुछ लोगों ने यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन डी मार्क किया हो, क्योंकि that was the closest to the right answer. The right answer is they have lost their faith in shares. ये आपको पैराग्राफ नंबर 2 में भी बता रखा था कि कुछ लोगों ने, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक रीजन के तौर पे प्रेजेंट किया गया है कि सिनेरियो चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट देयर फेथ इन शेयर्स, see their home as an investment that will appreciate rapidly in value. तो ये यहाँ पे आपको क्लियरली ऑथर ने मेंशन करके दे रखा है, एंड आंसर could have been found very easily. D जो है ये एक ऐसा फैक्ट है जो पैसेज में मेंशन्ड है, बट ऑथर जो है आगे जाके अपना आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा चेंज करता है, राइट? यहाँ पे केवल ये फैक्ट इसीलिए मेंशन कर रखा था कि आपको ये बताया जा सके कि इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी इसमें इतनी कम रिसर्च क्यों की गई है, केवल इसीलिए। और फिर ऑथर आपको आगे उसके रीजंस दे रहा था, राइट? इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, question number 14 says the following countries have not experienced a rise in housing prices in last few years. आपको अगर आप देखें तो पैराग्राफ नंबर 3 में आपको इसका आंसर डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। सो फर्स्ट फ्यू लाइंस अगर आप रीड करेंगे तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स हाउसिंग प्राइसेस हैव बीन बूमिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट जर्मनी एंड जापान। तो जर्मनी एंड जापान में हाउसिंग प्राइसेस नहीं बढ़े, बाकी अधिकतर इकोनॉमीज में ऐसा हुआ था। सो फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड अ राइज इन हाउसिंग प्राइसेस इन लास्ट फ्यू इयर्स। डायरेक्ट आंसर था, you should have attempted this question correctly. Germany and Japan is your answer. I hope 13 and 14 भी clear होगा. If we look at question number 15, it says which of the following reasons are cited by the author to convince the reader that one should be cautious about investing in property. अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में ऑथर आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा था। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के बाद थर्ड पैराग्राफ के सेकेंड हाफ में ऑथर ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा है कि सिनेरियो इज चेंजिंग, प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव राइजन, बट वन शुड बी कॉशियस। सम पीपल से दैट देयर आर नो बबल लाइक सिम्टम्स, बट ये लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं जैसे 1990s में
इन्फ्लेटेड शेयर प्राइसेस को डिफेंड किया जाता था, वैसे ही आज इन्फ्लेटेड हाउसिंग प्राइसेस को डिफेंड किया जाता है बोल के कि देयर इज नो बबल, बट एक्चुअली में देयर इज बबल। ये ऑथर का एक्चुअल ओपिनियन है that you should be focused on. तो यहाँ पे पूछ रहा है which of the following reasons are cited by author to convince the reader that one should be cautious about investing in property. Option A says rewards from investing in property in past are certainly impressive. Bubble-like symptoms abound. Unlike equities, most homes are bought with borrowed money and the resulting leverage can greatly lift the return on initial stake. And option D says all of the above. आपका अगर फोकस आप सही जगह पे कर रहे हैं, यू शुड गेट योर आंसर करेक्टली। ऑथर इज वार्निंग people because he or she believes that there are a lot of bubble like symptoms. So option B is your answer. So guys, I think you have understood this passage and the questions that follow. Let's move to next passage. Now if you look at next passage, ये पैसेज जो है इसको मैं कैसे क्लासिफाई करूं आप लोगों के लिए। आपने ये पैसेज रीड किया अच्छे से एंड आई थिंक अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे ऑथर ने एक पर्टिकुलर इवेंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई, ऑथर ने एक पर्टिकुलर इवेंट को डिस्क्राइब किया है आप लोगों के लिए। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाँ एक पर्टिकुलर इवेंट जो है ऑथर डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। वो कौन सा इवेंट है? वो इवेंट है कि किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी को लेके आए, किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को इनकलकेट किया इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। सो यहाँ पर ये कोई पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं है ऑथर का। ऑथर इज सिंपली ट्राइंग टू नरेट और सिंपली ट्राइंग टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर इवेंट कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केटिंग में इनकलकेट हुई। सो मैंने अगेन आप टू मेक दिस जॉब easy and to make it easy for you to understand, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इसका पूरे पैसेज का समरी लेफ्ट हैंड साइड पर दे रखा है। सो पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ 1 says about a decade ago marketing research industry adopted a new approach which was influenced by technology. So पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर ने यही एक्सप्लेन कर रखा है। इन सेकेंड पैराग्राफ ऑथर सेज थ्रू टेक्नोलॉजी दीज analysts could identify actual behavior that helped develop a better strategy, promoting the marketing research techniques as planning tool for the future. So second paragraph में ऑथर ने आपको ये बताया हुआ है कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो एक्चुअल बिहेवियर आइडेंटिफाई कर पा रहे थे एंड इस पूरे टूल को फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज कर रहे थे। आई मीन दे वर प्रमोटिंग दिस टूल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। थर्ड पैराग्राफ में ऑथर ने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है दैट दिस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एक्सरसाइज प्रूव्ड मोर प्रिसाइज। वहाँ पे जो लोग इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, एंटायर थिंग inculcation of technology into marketing strategy proved precise for them. They were correctly able to predict the future or rather consumer behavior. Many organizations started using technique and mined consumer data. जैसे जैसे उन्होंने देखा कि they were getting the results precisely and उनको दूसरी फील्ड्स में भी उससे बेनिफिट मिल रहा था। So many organizations started using technique and started mining consumer data to fine tune their marketing strategies, ताकि जो उनकी स्ट्रेटजी है उन्हीं लोगों पे उन्हीं लोगों तक डाइवर्ट हो सके, उन्हीं लोगों तक डायरेक्ट हो सके जिनको वो वाकई में चाहते थे। ये चीज़ देख के बैंकिंग सर्विसेज ने भी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना स्टार्ट किया। सो नेक्स्ट पैराग्राफ स्पीक्स अबाउट हाउ बैंकिंग सर्विसेज स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर चीज़ को एज अ टूल यूज़ किया to retain their customers, क्योंकि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लेके आ रहे थे they were supposed to be directed to people जिनको वो खुश रखना चाहते थे। So it actually became a tool for them जिससे वो डायरेक्टली उन लोगों को अप्रोच कर सकते थे। तो कंज्यूमर रिटेंशन जो था इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से हो पा रहा था। नेक्स्ट वॉज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ CRMs, that's customer relationship management. These were softwares that helped further the concept. So concept जो था वो और ज़्यादा एडवांस हुआ। एंड लास्टली सिमिलर CRMs वर जो ऑथर है अपना पूरा पैसेज इस नोट पे फिनिश कर रहा है कि और भी बहुत सारी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। सो दिस वॉज सिंपली डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट
rather a phenomenal event that changed the domain of marketing for everyone. So हम लोग इसके ऊपर question देखते हैं. Question number 16. If we look at question number 16, it says tracking services were different from surveys in that options are they use individual customers as their reference point, they provided inputs on customer behavior, they use regular marketing questionnaires instead of preference oriented tools, they were analyzed by corporate themselves. अब आप अगर देखें तो सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में क्लियरली आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. Tracking services supplied information not only about consumer attitude but also their actual behavior. उस behavior के बारे में भी information मिली. You could correctly guess the answer. The answer is B, boy. Let's look at question number 17 now. Question number 17 पूछ रहा है आपसे the organizations that fueled the marketing research industry towards new technological approach were. अब यहाँ पर आपको एक टर्म दिया हुआ है that fueled. दैट फ्यूल्ड से आप ये इन्फर कर सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि कैसे बिगिन हुआ या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व थी जिसने ये कंसेप्ट को आगे प्रमोट किया. So paragraph number 1 correctly gives you your answer. You need to read the first few lines of paragraph number 1. The market about a decade ago, marketing research industry in the United States seemed poised to take off on an altogether new technological flight. Research clients in manufacturing and marketing organizations of customer goods and services seem to readily accept the notion. Right. So यहाँ से आपके पास clearly answer आ रहा है option D. Now let's look at question number 18. Question number 18 and 19. Question number 18 says tracking services were used by corporates across America. Now this question is a little tricky here. आपके पास दो options हैं जो कि बहुत close है. पहला है predict estimated earnings and दूसरा है generate data related to behavioral patterns. ये दो options जो हैं ये close हैं. हो सकता है कुछ लोगों ने ऑप्शन ए भी मार्क किया हो क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे इस तरीके से मेंशन है. एग्जैक्टली सेम चीज मेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है प्रिडिक्ट एंड आप प्रिडिक्ट को देख के इस पर्टिकुलर लाइन से इस ऑप्शन को मार्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या दे रखा है. यहाँ पे आपको दे रखा है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एक्सरसाइज टर्न मोर डेटा सेवी एंड साइंटिफिकली ट्यून्ड एंड कॉर्पोरेट अमेरिका वाज टेकिंग प्रिसिजन इन एस्टिमेट earnings rather than simply directions. So the corporate America was rather taking precision. तो जो वो बोल रहे थे बिल्कुल प्रिसिजन के साथ बोल रखे थे. यहाँ पे उन्होंने दे रखा है प्रिडिक्ट एस्टिमेटेड अर्निंग्स. मोर ओवर द क्वेश्चन इज अबाउट ट्रैकिंग सर्विसेज. सो ट्रैकिंग सर्विसेज आपको यहाँ पे दे रखा है तो आपको नीचे इंफॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है. ये ही यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज हुई थी. आपका आंसर यहाँ से आएगा. ट्रैकिंग सर्विसेज सप्लाइड इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट कंज्यूमर एटीट्यूड्स बट ऑल्सो अबाउट एक्चुअल बिहेवियर. सो आपको यहाँ पे ऑप्शन मार्क करना था बी. दैट शुड बी योर राइट आंसर. If we look at question number 19, the use of customer data analysis and subsequent use of analytical output for strategy building was specially visible in. आपने देखा कि last few paragraphs में author ने बता रखा कि even banking services started using these strategy building exercises जहाँ पे वो data mine कर रही थी. So your correct answer should be D, banking. Next question number 20 asks you CRM strategies can help companies. Option A says evolve products, retain customers, evaluate performance and set up a computing infrastructure. So आपने जब पैसेज पढ़ा था तो आपने ये देखा था कि बैंकिंग सेक्टर ने भी इन टूल्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया एंड देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिटेन कस्टमर्स. ये पैराग्राफ के एंड में दे रखा है. हेंस द राइट आंसर इज टू रिटेन कस्टमर्स. सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर था. क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 asks you which of the following is said to be a basic requirement of companies that rely on CRM type strategies. CRM type strategies के लिए जो companies है वो किस पे rely करती है. CRM type ये अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली बता रखा है
last paragraph, last line, adequate computing infrastructure is required to identify and store individual transactions. Hence, the correct answer should be a computing infrastructure. And question number 22 is a little tricky here. यहाँ पे आपको आंसर जो है वो इन्फर करना है. अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है. इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कंपनीज के पास डेटा होना चाहिए, तब तो जाके वो CRM मेंटेन कर पाएंगे. अब कंपनी के पास डेटा कब होगा? जब वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे, जब कस्टमर के साथ डायरेक्टली वो डील करेंगे. अब खुद सोचिए, एक कंपनी जो बैंकिंग किस तरीके से वर्क करता है. बैंकिंग बेसिकली बिजनेस टू कस्टमर्स की तरह वर्क करता है, राइट. B2C बैंक्स होती हैं जहाँ पे वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करती हैं. सो अगर कोई ऐसा बिजनेस हुआ जहाँ पे कस्टमर्स के साथ आप डायरेक्टली डील नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे? स्टोर करने की बात तो दूर रही, आप इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? इंफॉर्मेशन ही आपके पास नहीं होगी. हेंस CRM strategies would be unlikely to work in companies whose products are sold indirectly. This should be the right answer. So guys, I assume that you have understood this passage pretty well, and the questions and answers as well. It is time for us to move to next passage. If you look at next passage, questions from questions 23 to 30, this passage is a little tricky to understand, and rather मैं इसको moderate category में इस passage को classify करूँगा. Questions के जो answers हैं इस passage पे वो straightforward हैं, but to understand this passage you would need to devote some amount of time ताकि आप argument समझे. Because if you look at the topic, अगर आप इस particular passage का topic देखें तो आप देखेंगे कि पैसेज बिगिन ही कैसे हो रहा है. पैसेज बोल रहा है a distinction should be made between work and occupation. सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर जो है वर्क और ऑक्यूपेशन के बीच में डिफरेंस जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है. एंड सेकेंड पैराग्राफ में वो ऑथर क्या मेंशन कर रहा है? ऑथर बोल रहा है कि फ्यूचर में जाके टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है कि ह्यूमंस के पास जॉब ही ना रहे. तो बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से दो पर्टिकुलर पैराग्राफ्स यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं. आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए. लेट्स डिस्कस. मैंने इस पैसेज को आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उनको हाईलाइट कर दिया है. हाईलाइट करने का रीज़न ये है ताकि आप उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एक बार कॉन्सेंट्रेट करें और इस पैसेज को समझें. The passage says distinction should be made between work and occupation. यानी कि author जो है argue कर रहा है that there is difference between work and occupation. Work implies necessity and occupation absorbs time and energy and demands constant initiative. आगे आप देखें तो author बोल रहा है कि work जो है work has ये वाला work has for him obvious utility and brings the satisfaction of tangible rewards, whereas occupation is an end in itself. Work जो है it brings rewards, monetary rewards, उसका एक utility भी है. Whereas occupation is an end itself, we therefore demand that it shall be agreeable. Work is usually the means to other ends. Occupation जो है it is an end and work is a means to other ends. आगे बोल रहा है there are forms of work of course which since external compulsion is reduced. See, उसने first paragraph में ये भी बताया था कि work is a necessity. क्यों? Because कुछ लोगों को अपनी energy vent out करने के लिए work gives medium, right? तो आगे बोल रहा है there are some forms of work of course which since external compulsion is reduced to minimum are hardly to be differentiated. कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो occupation से शायद अलग ना हो क्योंकि उसमें necessity का element जो है वो बहुत कम होता है. ऐसे काम कौन कौन से होते हैं आपको दे रखा है. आर्टिस्ट, there is no compulsion on him. वो उसका वर्क भी हो सकता है, वो उसका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है. द इमेजिनेटिव राइटर, साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, ये कुछ ऐसे डोमेन्स है जहाँ पे वर्क
और ऑक्यूपेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। वो इसीलिए बिकॉज दे फाइंड देयर प्लेजर इन कॉन्स्टेंट स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज ऑफ क्रिएटिव एनर्जी एंड एसेंशियल रिवॉर्ड ऑफ देयर वर्क इज इन द doing of it. In all work performed by suitable बोल रहा है कि in all work performed by suitable agent there must be a pleasurable element, और आगे बोल रहा है कि वर्क में जितना ज़्यादा प्लेजर होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद जब वो सेकंड पैराग्राफ बिगिन कर रहा है तो बहुत ही स्ट्रेंजली कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे वर्क और ऑक्यूपेशन के ऊपर ही चलेगा, बट देखिए ऑथर ने किस तरीके से जो डायरेक्शन है पैसेज का वो मोड़ दिया। व्हेन देयरफॉर वी लुक अहेड टू द सिचुएशन, अगर हम लोग फ्यूचर में देखें, वी शैल हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन वर्क। वो बोल रहा है कि अगर हम लोग फ्यूचर की सिचुएशन की अगर बात करें जहां पे कॉन्स्टेंटली प्रोडक्शन होता जा रहा है मशीन्स के थ्रू, वी शुड थिंक नॉट सो मच अबाउट प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन फॉर लेजर। हमें लेजर के बारे में, क्योंकि ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट पार्ट में ऑथर ने बोला था कि प्लेजर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम फ्यूचर की बात करें जहाँ पे प्रोडक्शन मशीन के थ्रू हो रहा है, वी शुड नॉट फोकस सो मच ऑन प्लेजर एस्पेक्ट या फिर लेजर एस्पेक्ट पे इतना ज़्यादा। वी शुड थिंक नॉट सो मच अबाउट प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशन फॉर लेजर एज अबाउट लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ लेजर टू विच दैट कैन बी प्रॉफिटेबली यूज। हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? लेजर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, रादर लेजर को कैसे रिस्ट्रिक्ट करके रखें ताकि वो प्रॉफिटेबली यूज हो सके, इस पे ध्यान देना चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है? वी शैल हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन द वर्क। हमें काम पे एम्फेसिस देना पड़ेगा। आगे बोल रहा है प्रोवाइडिंग एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पर्पस इन द अर्लियर एंड मोर रूथलेस डेज ऑफ कैपिटलिज्म। अब वो कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, पीछे आपको लेके जा रहा है, अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट प्रूव करने के लिए आपको पीछे लेके जा रहा है। बोल रहा है कि कैपिटलिज्म के दिनों में द ड्यूटी ऑफ बोल रहा है द ड्यूटी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम टू प्रोवाइड वर्क वाज ओवरलुक्ड। ये हम लोग ओवरलुक करते थे। जब प्रॉफिट्स नहीं होते थे तो वर्कर्स को निकाल दिया जाता था, जब प्रॉफिट्स होते थे तो वर्कर्स को ले लिया जाता था। मतलब जब प्रोडक्शन उन्हें करना होता था वर्कर्स को ले लिया जाता था, जब प्रॉफिट्स नहीं होते तो वर्कर्स को निकाल दिया जाता था। वर टेकन ऑन व्हेन रिक्वायर्ड एंड दे वर डिसमिस्ड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आगे बोल रहा है दे हार्डली थॉट ऑफ डिमांडिंग वर्क एज अ राइट। तो पहले कैपिटलिज्म के टाइम पे वर्क को ओवरलुक किया जाता था। वर्कर्स को जब जरूरत होती थी तब रखा जाता था, जब जरूरत नहीं होती थी तब निकाल दिया जाता था। मॉरल कंसिडरेशन डिड नॉट येट फाइंड अ सब्स्टिट्यूट इन ऑर्डिनरी बिजनेस प्रूडेंस। द लेबर मूवमेंट्स अरोज लार्जली एज अ रिवोल्ट। और इससे क्या होता था? लेबर मूवमेंट्स होने लगे, क्योंकि उनको बिकॉज वर्कर्स स्टार्टेड फीलिंग दैट दे वर ट्रीटेड एज कमोडिटीज, कि जब चाहो रख लो, जब चाहो निकाल दो। आगे बोल रहा है इन सोशलिस्ट सिस्टम। अभी ये इसने बात की थी किसकी? कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात की थी। अब वो किसकी बात कर रहा है? सोशलिस्ट सिस्टम की बात कर रहा है। इन सोशलिस्ट सिस्टम हम लोग ये अज्यूम करते हैं, इट इज अज्यूम दैट दे विल बी ट्रीटेड विद जेन्युइन कंसिडरेशन फॉर द मेकिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट बीइंग एसेंशियल। वहां पे प्रॉफिट को एसेंशियल नहीं माना जाता है। लेकिन अब ऑथर जो है सोशलिस्ट के लिए भी अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब कैसे प्रेजेंट कर रहा है। सेंट्रल प्लानिंग विल नॉट ओनली एडजस्ट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बेस्ट एडवांटेज बट ऑल्सो सिक्योर रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट अब देखो इस पे ध्यान देना। तो ऑथर ने कैपिटलिज्म को कॉन्ट्रास्ट किया किससे? एक अजम्पशन के साथ जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऑथर उसको भी क्वेश्चन कर रहा है। बट हैज द सोशलिस्ट thought about what he would do if owing to technological advance the amount of human labor were catastrophically reduced? क्या सोशलिस्ट ने ये सोचा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो लेबर की डिमांड कम होगी तो फिर लेबर के साथ क्या किया जाएगा? So far I know he has no plan. He कौन? Socialist. So far I know he has no plan beyond drastically lining the hours of work and sharing out as much work as there may be. ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ही वुड ग्रांट मॉनेटरी रिलीफ टू दोज हु वर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड।
और ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी ग्रांट दे देगा. बट हैज़ ही कंसिडर्ड व्हाट वुड बी द मॉरल इफेक्ट ऑफ लाइफ इमेजिन्ड एज पॉसिबल इन हाईली मैकेनाइज्ड स्टेट ऑफ फ्यूचर. कि क्या उसने सोचा कि what would be the moral effect of life imagined as possible is technologically advanced world में. Has he thought of possibility of bans of unemployment and underemployed workers marching on the capital to demand not income but work? क्या सोशलिस्ट ने ये सोचा कि इसका इफेक्ट क्या होगा? हो सकता है कि आगे जाके वर्कर जो है वो इनकम डिमांड ही ना करे, रादर वो वर्क की डिमांड करे. सो ऑथर इस नोट पे जो पैसेज है वो फिनिश कर रहा है. सो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस. पैसेज अगर आपको समझ में आ गया, क्वेश्चंस आर रादर इजी टू फाइंड, लेकिन पैसेज को थोड़ा सा समझना मॉडरेट कैटेगरी में, इसीलिए मैंने इसको क्लासिफाई किया था. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 23. फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज में फाइंड वर्कर्स. फ्यूचर जो है वो वहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो रोल प्ले करेगी, एंड सोशलिस्ट के साथ यही क्वेश्चन किया गया. सो यू नीड टू इन्फर कि यहाँ पे फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज में फाइंड वर्कर्स विदाउट वर्क. ऑल्दो ये इस तरीके से मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको लैंग्वेज से इन्फर करना है, क्योंकि ऑथर इसी बात को लेके तो आर्ग्यू कर रहा था कि क्या सोशलिस्ट ने सोचा है जब टेक्नोलॉजी की वजह से लेबर की डिमांड कम हो जाएगी तो फिर लाइफ का मॉरल क्या रहेगा. हो सकता है वर्कर्स जो है वो इनकम डिमांड ही ना करे, वो वर्क डिमांड करे. सो इससे आपको इन्फर करना है दैट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज में फाइंड वर्कर्स विदाउट वर्क. क्वेश्चन नंबर 24 देखें. द मेन डिफेक्ट ऑफ सोशलिज्म एट प्रेजेंट इज. ऑप्शन ए सेज इट हैज नॉट इवॉल्व्ड अ सैटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ मेकिंग वर्कर्स co-sharers in prosperity. Out of context, it has not made work less burdensome for a mass of workers. Again, not related to information that we are looking for. It has not taken into consideration the possibility of an immense reduction in human labor. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सही से गैस किया है, it would not be very difficult for you to identify the answer to this question, which is option C. D says it is not concerned with improving and streamlining the method of production. Again, out of context. Nowhere has it been spoken about. Right? So, question number 23 and 24 discuss kiye. Let's move to next question. Next set of questions. The labor movement was the outcome of, option A says, an effort of increased productivity, a move to make workers share in the prosperity of capitalists, revolt against the conception of workers as commodities. यही तो रीजन था, क्योंकि जब ऑथर ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के बारे में बात की थी तो वहां पे ये बता रखा था कि वर्क को लेके देयर वाज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. वर्कर्स जो थे जब चाहे उन्हें ले लिया, जब चाहे उन्हें निकाल दिया. सो एंड कॉन्सिक्वेंसेस का क्या हुआ? रिवोल्ट होने लगे. राइट? सो आंसर शुड बी सी. अगर आपने पैसेज ढंग से समझा है तो वापस पैसेज को रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके का पैसेज है जहां पे अगर आपने ऑथर का आर्ग्यूमेंट समझ लिया, ओवरऑल पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया, उसके बाद पैसेज को रीड करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर्स वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. ये पूछ रहा है द चीफ पर्पस ऑफ कंपेटिटिव एंटरप्राइज इज टू. अगर आप देखें तो इसका आंसर आपको कौन से पार्ट से मिलेगा? उस पार्ट से जहां पे कैपिटलिस्ट डेज के बारे में ऑथर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी. सो ये देखिए यहाँ पे द पर्पस ऑफ कंपेटिटिव एंटरप्राइज वाज टू रियलाइज अ प्रॉफिट. स्ट्रेट अवे आपको आंसर दिया हुआ है एंड इसका आंसर होना चाहिए डी डेल्टा. द आंसर शुड बी डी डेल्टा, क्योंकि कंपेटिटिव एंटरप्राइज जो है वो कैपिटलिस्ट डेज में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है वहां पे आपको ऑथर ने मेंशन करके दिया हुआ है. सो 25 एंड 26 हो गए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 asks you, in the situation created by a rapid extension of machine production, our objective should be to. अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इन द सिचुएशन क्रिएटेड बाय रैपिड एक्सटेंशन ऑफ मशीन प्रोडक्शन, ये आपको सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ही दे रखी है. सो एक बार हम लोग देखते हैं. when therefore we look ahead to the situation likely to be produced by continued rapid extension of machine production, we should think
not so much about providing occupation for leisure as about limiting the amount of leisure to which that can be profitably used. क्या बोल रहा है ऑथर? ऑथर आपको बोल रहा है कि हमें लेजर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए जितना फोकस हमें उसको लिमिट करने में करना चाहिए, सो दैट लेजर कैन बी प्रॉफिटेबली यूज्ड, राइट? सो आपका इसमें आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सेज मेक वर्क एज लाइट एज पॉसिबल, ये तो एक तरीके से आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जा रहा है. प्रोवाइड इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन, लिमिट द अमाउंट ऑफ लेजर टू दैट विच कैन बी प्रॉफिटेबली यूज. डायरेक्टली ये मेंशन कर रखा है, हेंस सी शुड बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है द एक्टिविटीज ऑफ द आर्टिस्ट, द राइटर, द साइंटिस्ट एक्सेट्रा मे बी कंसिडर्ड टू बी ऑक्यूपेशंस बिकॉज. आर्टिस्ट हो गया, राइटर हो गया या फिर साइंटिस्ट हो गया, ये पैसेज में मेंशन ही क्यों करके दे रखा है? एक आर्ग्यूमेंट था कि कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्क ऐसे होते हैं जो ऑक्यूपेशन से ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, एंड उन्हीं का ही एग्जाम्पल ये दे रखा था. सो द आर्ग्यूमेंट इज देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ वर्क दैट आर नॉट दैट डजंट ग्रेटली डिफर फ्रॉम ऑक्यूपेशंस. यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सेज दे ऑफन डज नॉट हैव एनी utilitarian value. External compulsion is reduced to a minimum and they are agreeable and quite require a lot of initiative. C says they occupies time and energy only so long as the workers choose to give them. And option D says they care only for the pleasure which brings to them without any consideration of reward. Correct answer should be B. क्योंकि work को occupation से separate कौन करता है? Necessity. Now there are some forms of work जहाँ पे नेसेसिटी वाला जो एलिमेंट है वो इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, एंड दैट इज द रीज़न वर्क को ऑक्यूपेशन से ज़्यादा डिफरेंट नहीं मान सकते कुछ केसेस में. ये उन्हीं के एग्जाम्पल थे. तो एक्सटर्नल कंपल्शन इज रिड्यूस टू अ मिनिमम एंड दे आर अग्रीएबल एंड रिक्वायर क्वाइट अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव. दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर. If you look at next set of questions, question number 29 asks you which of the following statements is not true to the information contained in the passage. Option A says work is something done as contributing to the means of life in general and to one's own subsistence in particular. ये आपको information paragraph number 1 में first few lines में दे रखी है. Option number 2 says occupation is something that requires initiative and can be done at one's will and pleasure and not as a task. यही तो मेन डिफरेंस था वर्क और ऑक्यूपेशन में. सो ये भी ट्रू है. आपसे पूछ रहा है which one of the following statements is not true. So C बोल रहा है work brings in tangible rewards while occupation is not utilitarian, and option D says there is no form of work which shows approximation to occupation. This should be your answer because there are some forms of work जो occupation से ज़्यादा different नहीं है, जबकि ये तो बोल रहा है there is no form of work which shows approximation to occupation. Hence this statement is false as per the information contained in the passage. इसीलिए D right answer है. And last question number 30 says the chief reason for person taking up an occupation may be stated to be. जो occupation को choose कर रहा है उसका main motive क्या होगा? The correct answer option is a desire to do something which requires initiative and doing it at his will and pleasure. जो ऑक्यूपेशन चूज करता है, क्योंकि वर्क और ऑक्यूपेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एक जगह पे नेसेसिटी है एंड ऑक्यूपेशन डिमांड्स एन इनिशिएटिव. सो यही चीज जो है पैसेज में आपको दे रखी है एंड यही रीजन इसका करेक्ट आंसर भी है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी डेल्टा. सो आपने देखा हमने पूरी 30 क्वेश्चंस जो है हमने समझने की कोशिश की. नाउ जो लास्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे जो 4 पैसेजेस आपने देखे, ये चारों पैसेजेस अलग अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टी के थे. मैंने आपको एनालिसिस के बिगनिंग में ही बता दिया था कि सारे पैसेजेस जो है वो सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के नहीं है. कुछ पैसेज आप सॉल्व कर सकते थे आराम से, कुछ पैसेज जो थे थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा मांग रहे थे. राइट, पैसेज नंबर 4 वॉज वन ऑफ दोज पैसेजेस जहाँ पे आपको ज़्यादा अटेंशन देना था. मैंने इसीलिए आपके लिए लास्ट स्लाइड में इसका एक ब्रीफ एनालिसिस भी रखा है. इफ़ यू लुक एट ऑल 30 ऑफ देम, आइडियल अटेम्प्ट्स जो थे मेरे हिसाब से यहाँ पे 21 से 22 क्वेश्चंस आप आइडियली अटेम्प्ट कर सकते थे.
21 से 22 क्वेश्चंस आप लोग आइडियली अटेम्प्ट कर सकते थे एंड आपका स्कोर I'm excluding those, I'm also factoring in those questions जो आप करते हैं शायद गलत हो जाते हैं. आपका आइडियल स्कोर कुछ 17 to 18 रहना चाहिए था. आपका आइडियल स्कोर कुछ 17 to 18 रहना चाहिए था. एंड जो अप्रॉक्सीमेट टाइम जो आपको यहाँ पे डिवोट करना था दैट वाज 20 to 25 मिनट्स. अगर मैं पैसेजेस के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूँ, देयर वाज वन पैसेज जिसको मैं शायद मॉडरेट से डिफिकल्ट की कैटेगरी में काउंट करूँगा, जो पैसेज नंबर 4 हमने डिस्कस किया. ईजी से मॉडरेट की कैटेगरी में देयर वर 3 पैसेजेस. इट वाज अप टू यू टू डिसाइड द करेक्ट ऑर्डर. रादर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि जब आप पैसेजेस रीड कर रहे हैं, it is not necessary to attempt them in the order that they are presented to you. Rather you can apply your own order कि ये पहले सिंपल है तो मैं ये अटेम्प्ट करूँ. इस तरीके से अगर आप कुछ वर्क करते, 20 से 22 अटेम्प्ट्स जो थे जेन्युइन अटेम्प्ट्स, अच्छा स्कोर लेके आने के लिए काफ़ी रहते एंड अराउंड 20 से 25 मिनट्स आपको डिवोट करने थे. सो विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा. इन केस आपको और भी कोई इसमें डाउट है या फिर आपको कुछ समझना है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट डे.